हेलो दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। एंडोगेमी यानी कि सगोत्र विवाह या क्लोज रिलेटिव जैसे कि फर्स्ट कजन, सेकेंड कजन या सगे रिश्तेदारों के बीच मैरिज भारत ही नहीं वर्ल्ड के कई देशों के कुछ क्षेत्रों में लंबे समय से चली आ रही प्रथा रही है। हालांकि यह कुछ क्षेत्रों में सांस्कृतिक रूप से एक्सेप्टेड हो सकता है, लेकिन साइंटिफिकली यह न्यूबॉर्न बेबी में जेनेटिक डिसऑर्डर के खतरे को बढ़ाने वाला साबित हुआ है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत में कॉन्सिग्यूनिस विवाहों के प्रचलन, इसके पीछे के सोशल रीजन और अवेयरनेस की आवश्यकता का सपोर्ट करने वाले साइंटिफिक एविडेंस के बारे में डीपली जानेंगे। दोस्तों, कल्चरल, रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिस के कारण कई अन्य देशों की तुलना में इंडिया में कॉन्सिग्यूनिस मैरिज अधिक प्रचलित है। NFHS के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में 11% शादियां ब्लड रिलेटिव यानी कि करीबी रिश्तेदारों में होती है। NFHS की रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि सिर्फ मुस्लिमों में ही नहीं, बड़ी संख्या में बौद्धों, हिंदुओं, क्रिश्चियन और अन्य धर्मों में भी कॉन्सिग्यूनिस मैरिज का चलन है। इस प्रकार का प्रचलन विशेष रूप से तमिलनाडु, पौंडीचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में अधिक है। इन राज्यों में से तमिलनाडु में यह प्रचलन लगभग 28% तक है। इसका मतलब यह है कि इन राज्यों में लगभग 4 में से 1 विमेन की शादी फर्स्ट कजन या सेकेंड कजन जैसे क्लोज रिलेटिव से होती है। साउथ इंडिया में इस विवाह के लिए कास्ट, सोशल इकोनॉमिक रीजन और हेरिटेज वगैरह एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। एग्जाम्पल के लिए एक ही जाति या कम्युनिटी के बीच मैरिज को डिजायरेबल माना जाता है और इसके कारण अक्सर करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह होता है। इसके अलावा पेरेंट्स कॉन्सिग्यूनिस मैरिज को फैमिली वेल्थ को संरक्षित रखने, प्रॉपर्टी ऑनरशिप को बनाए रखने या एक स्टेबल फैमिली स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के तरीके के रूप में देखते हैं। दोस्तों, ऐसे विवाहों में होमोजाइगोसिटी शामिल होती है, जिसका नतीजा यह होता है कि परिवार और पॉपुलेशन में जेनेटिक डिसऑर्डर का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, कॉन्सैग्विनिटी लैटिन लैंग्वेज का एक शब्द है, जिसमें कॉन शब्द का मतलब है साथ या सामूहिक और सैंग्विन का मतलब है ब्लड। जेनेटिक्स के हिसाब से एक कॉन्सैग्विनिस मैरिज का मतलब है ऐसे दो लोगों के बीच का यूनियन जो आपस में सेकेंड कजन या उससे भी क्लोज हो। यह एक तरह का अंतः प्रजनन या इनब्रीडिंग है, यानी सिर्फ सगे भाई बहन ही नहीं, वे सभी लोग जो सामूहिक रूप से ब्लड कनेक्टेड हैं वो सैंग्विन कहलाते हैं और कॉन्सैग्विनिटी यानी ब्लड रिलेशन के अंतर्गत आते हैं। आपके ग्रेट 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 ग्रैंड पेरेंट्स से लेकर के आपके नीचे की भी कई पीढ़ियों तक सभी आपके कॉन्सैग्विन हैं। बेशक डिग्री अलग अलग है। डिग्री या कहे कि इनब्रीडिंग कॉफिशिएंट, दरअसल इनब्रीडिंग कॉफिशिएंट उस जीन्स का रेशियो है जो आपको आपकी पीढ़ियों से मिले हैं, यानी कि आपके रिलेटिव जितने क्लोज के होंगे इनब्रीडिंग कोफिशिएंट उतना ही ज्यादा होगा। दोस्तों, ब्लड रिलेशन दो तरह के होते हैं। पहला मैटरनल यानी कि मां के पक्ष से और दूसरा पैटर्नल यानी कि पिता के पक्ष से। जब हम हिंदी में बात करते हैं तो चचेरा, ममेरा, फुफेरा और मौसेरा भाई बहन बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इन सारे संबोधन के लिए एक ही शब्द है, कजन। इस लिहाज से कजन मैरिज का मतलब ऐसे लोगों के बीच विवाह जो मां या पिता के पक्ष से भाई बहन लगते हो। दोस्तों, कई देशों में शादी फर्स्ट कजन में वैलिड है तो कई देशों में सेकंड कजन में। आप फर्स्ट और सेकंड कजन के कॉन्सेप्ट को ऐसे समझ सकते हैं। आपके पिता के भाई का लड़का आपका फर्स्ट कजन कहा जाएगा, यानी उसके और आपके ग्रैंड पेरेंट्स एक ही है, लेकिन आपके पिता के चचेरे भाई का लड़का आपका सेकंड कजन कहा जाएगा, क्योंकि आपके और उसके ग्रैंड पेरेंट्स एक नहीं है बल्कि ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स एक है। इसी तरह से और थोड़ा व्यापक हो तो आप थर्ड कजन को भी समझ सकते हैं। थर्ड कजन का मतलब है कि आप और आपका कजन का ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स एक ही है। यही तरीका मां की तरफ से रिश्तों में भी लागू होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप अपने पेरेंट्स के साथ 50% डीएनए शेयर करते हैं, जबकि ग्रैंड पेरेंट्स के साथ 25%, वहीं फर्स्ट कजन के साथ 12.5%, तो सेकेंड कजन के साथ 3.13% और थर्ड कजन के साथ यह डीएनए का शेयर 0.78% का ही होता है। दोस्तों, लगभग 2-3 दशक से साइंटिस्ट ब्लड रिलेशन और शादी के बीच हेल्थ रिलेटेड रिस्क पर रिसर्च कर रहे हैं, जिससे यह क्लियर हुआ है कि इस तरह की शादी से जन्मे बच्चों को एक से ज्यादा कॉन्जेनिटल यानी कि जन्मजात जेनेटिक डिसऑर्डर का सामना करना पड़ सकता है। ब्लड रिलेशन में शादी से जन्मे बच्चों में रिसेसिव जीन के वंशावली या वंश परंपरा में आ जाने की हाई प्रोबेबिलिटी की वजह से डेथ रेट, बीमारी और इनबॉर्न जेनेटिक डिसऑर्डर का रिस्क काफी बढ़ जाता है। करीबी रिश्तेदारों में शादी की वजह से रिसेसिव या हानिकारक लक्षणों में बढ़ोतरी के कारण लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है, जिसे इनब्रीडिंग डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसे और अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, लिविंग में इंफॉर्मेशन की बुनियादी इकाई जिन होती है। जिन अपना कॉपीज बनाकर पेरेंट्स और पूर्वजों के गुण और उसके रूप रंग उनके बच्चों में पहुंचाते हैं, यानी कि यह कह सकते हैं कि काफी हद तक हम वैसा ही दिखते हैं या वही करते हैं जो हमारे शरीर में छिपे जिन तय करते हैं। हमारे भीतर मौजूद ज्यादातर जीन या तो बेनिफिशियल होते हैं या फिर इनएक्टिव।
दोस्तों, हमारे शरीर में हेल्थ पर एडवर्स इफेक्ट डालने वाले भी जीन होते हैं। ये जीन रिसेसिव होते हैं, जो केवल तभी एक्टिव होते हैं जब किसी सिमिलर रिसेसिव जीन के साथ मिलकर काम करते हैं। डोमिनेंट एलील की मौजूदगी में किसी रिसेसिव एलील का फॉर्म एक्सप्रेस नहीं हो सकता। दोस्तों, एक्चुअली एलील जीन के ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स की एक जोड़ी होती है जो एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम पर एक ही फिक्स पॉइंट पर ऑक्यूपाइड हो सकता है और उसी के लक्षण को कंट्रोल करता है। ब्लड रिलेशन में मैरिज करने पर प्रॉब्लम तब पैदा होती है जब हस्बैंड या वाइफ में कोई एक किसी जेनेटिक डिजीज के जीन का कैरियर होता है। जब आपकी शादी कम्युनिटी में ही किसी ऐसे व्यक्ति से होती है जो इसी तरह के डिफेक्ट से पीड़ित है, तब बच्चे को इस तरह की जीन की 2 कॉपीज विरासत में मिलती है। ऐसे सिचुएशन में बच्चे में जेनेटिक डिजीज होने का रिस्क बढ़ जाता है। इस तरह की शादी से जन्मे बच्चे आमतौर पर ब्लाइंडनेस, सिस्टिक फिब्रोसिस, ब्लड कैंसर, डिफनेस, थैलेसीमिया, हार्ट, मसल्स और ब्रीदिंग रिलेटेड डिसऑर्डर से पीड़ित पाए जा सकते हैं। दोस्तों, इस मैप में ब्लू कलर उन कंट्रीज को इंडिकेट कर रहा है जहां फर्स्ट कजन मैरिज लीगल है, स्काई कलर जहां कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ फर्स्ट कजन मैरिज की अनुमति है, येलो कलर यानी भारत में इस बारे में कानून अलग अलग धर्मों पर निर्भर करते हैं, पिंक कलर जहां कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर फर्स्ट कजन मैरिज पर बैन है, लाइट रेड कलर जहां कजन मैरिज पर बैन है लेकिन कोई सजा नहीं है, और डीप रेड कलर यानी वे कंट्री जहां कजन मैरिज क्रिमिनल ऑफेंस है। दोस्तों, दुनिया भर में कजन मैरिज को कैसे देखा जाता है, आइए इसको देख लेते हैं। वर्ल्ड की बात करें तो चाइना में 1981 में मैरिज एक्ट लाकर कजन मैरिज पर बैन लगा दिया गया था। इस एक्ट के आर्टिकल 7 के मुताबिक कोई चाइनीज थर्ड कजन तक शादी नहीं कर सकता। साउथ कोरिया में 1997 के बाद से थर्ड कजन तक शादियों को बैन कर दिया गया है। वहीं ताइवान और नॉर्थ कोरिया में भी फर्स्ट कजन से शादी पूरी तरह से बैन है। मिडिल ईस्ट का जितना भी उपलब्ध इतिहास है उसमें कजन मैरिज पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जर्मनी में कजन मैरिज कानूनी तौर पर वैलिड है। अमेरिका के 24 स्टेट्स में फर्स्ट कजन से शादी करना बैन है, जबकि 19 स्टेट्स में फर्स्ट कजन्स को शादी करने की अनुमति है और 7 स्टेट्स में पार्शियल रूप से फर्स्ट कजन मैरिज होती है। जापान की बात करें तो यहाँ कजन मैरिज पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यूके में 19वीं सेंचुरी तक सिर्फ 4 से 5% अपर और मिडिल क्लास लोग फर्स्ट कजन मैरिज करते थे। तो वहीं पाकिस्तान में कजन मैरिज लीगल और कॉमन है। वहीं हमारा देश इस मामले में बहुत डाइवर्सिफाई है। अलग अलग इलाकों और कल्चर्स में कजन मैरिज की रेट काफी अलग अलग है। हिंदुओं में फर्स्ट कजन से शादी करना 1955 के हिंदू मैरिज एक्ट के तहत इलीगल है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है या कहे तो छूट भी है कि अगर किसी रीजनल कस्टम के अनुसार ऐसा विवाह होता है तो वो गैर कानूनी नहीं है। वहीं क्रिश्चियन माइनॉरिटीज में फर्स्ट कजन मैरिज की प्रथा भी लोकेशन पर निर्भर है। जैसे कि इंडिया के सदर्न स्टेट में क्रिश्चियन कजन मैरिज की रेट ज्यादा है। दोस्तों, कई जेनेटिक डिसऑर्डर को रोकने के लिए कॉन्सेग्यूनियस मैरिज के साइड इफेक्ट के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेग्यूनियस मैरिज से जुड़े रिस्क के बारे में पब्लिक को एजुकेट करना और प्री मैरिटल काउंसलिंग करना, साथ ही जेनेटिक टेस्टिंग जैसे कि हेल्दी प्रैक्टिस को अपनाने को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें।